क्या हाल है बच्चा लोग, कैसा हो? सब बढ़िया। तो जेईई मेंस जनवरी शिफ्ट का पेपर 2026 का हो चुका है। उसके एक एक करके सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, एक एक शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे फिजिक्स का, और बताएंगे आपको कि उसमें कैसे कंसेप्ट आप यूज करेंगे और कैसे करके उसके क्वेश्चंस को आप बना सकते थे। इस सेशन को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अप्रैल शिफ्ट में कितना बेहतर कर सकते हैं अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सारा तरीका आपको मालूम होगा तब। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो अप्रैल शिफ्ट में भी आएगा। तो एक एक करके हम क्वेश्चन चालू करेंगे और बनाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है, पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। आया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम लोग कभी भी क्वेश्चन देखेंगे तो पढ़ेंगे आराम से और डेटा लिखेंगे। उसका डेटा क्या है, बोल रहा है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास दिया हुआ है 100 kg, वो एक रेडियस में घूम रहा है जो रेडियस है 1.5 RE, एंड RE इज रेडियस ऑफ द अर्थ, और उसको हमको ले करके जाना है दूसरे रेडियस में जिसका रेडियस है 3 RE। कितना दिया हुआ है? 3 RE। अब ये लेकर के जाना है हमको, तो इसमें जो एनर्जी सप्लाइड है, एनर्जी सप्लाइड वो है अल्फा इंटू 10⁶, और स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमको दिया हुआ है 6 इंटू 10⁶ मीटर। मीटर में दिया ना? हाँ, मीटर में दिया। अब हमको पूछ रहा है, ये जूल में दिया हुआ है, हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए अल्फा कितना होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, आइए हम लोग निकालते हैं इसका। तो जाहिर सी बात है कि यहां से यहां ले जाने में अगर इसमें एनर्जी E1 होगी और इसमें एनर्जी E2 होगी, तो बेसिकली दे आर डिमांडिंग अस टू फाइंड E1 माइनस E2। जो एनर्जी का चेंज है वो बताइए, वही तो एनर्जी देना होगा अपने को। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या करें भाई, एनर्जी क्या होगी? अगर जनरल हम इक्वेशन लिखें एनर्जी का, तो एनर्जी का इक्वेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -GMM/R, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv²। हाफ mv²। बढ़िया। अब अगर हम v की बात करें तो v हम निकाल सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर r में घूम रहा है, या कोई सैटेलाइट है जो r रेडियस में अगर घूम रहा है अक्रॉस एनी प्लैनेट, तो उसका स्पीड क्या होता है? तो GMM/R², यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये किसके बराबर होगा? mv²/r के बराबर होगा। यहां से r ने r को मार दिया, m ने m को मार दिया, v² आ गया GM/r। अब इसको अगर यहां पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -GMM/r प्लस हाफ mv² विच इज GM/r। जब इनको सॉल्व कीजिएगा आप तो 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा सही है, 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हाफ mv², ये हो जाएगा -GMM/2r, -GMM/2r। E1 माइनस E2 नहीं, E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना। अब अगर हम E1 की E2 की बात करें, E2 की या E1 जो भी निकाल सकते हैं, हम पहले E1 निकाल लेते हैं। E1 निकाल लेते हैं। E1 कितना हो जाएगा? -GMM/2R1। R1 की वैल्यू है 1.5 RE। करिएगा तो कितना आ जाएगा? -GMM/3RE। सिमिलरली अगर हम E2 निकाल लें तो E2 हो जाएगा -GMM/2R2। R2 की वैल्यू 3RE, तो 6RE। 2 × 3 6RE। अब जो एनर्जी सप्लाइड है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या एनर्जी सप्लाइड है, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा E2 माइनस E1। अब देखो, सपोज कर लो कि अभी मेरे पास 5 रुपया है और कुछ देर के बाद मेरे पास 10 रुपया हुआ, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाइड टू मी? तो क्या हो जाएगा? 10 - 5, फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 5। तो उसी तरह हम कर रहे हैं कि E2 माइनस E1 कर दिया जाए। E2 हो जाएगा -GMM/6RE, E लिखते हैं, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा GMM/3RE। जब इसको कीजिएगा तो 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा GMM/6RE। अब डेटा में देखिए कि आपको स्मॉल जी भी गिवन है और RE भी गिवन है। ये इसलिए स्मॉल जी गिवन है क्योंकि हमको पता है कि अगर इसको RE से मल्टीप्लाई किया जाए और RE से डिवाइड किया जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा GM/RE का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई M × RE/6, और ये GM/RE का स्क्वायर होता है स्मॉल जी।
बाकी सब डेटा आपको गिवन है। m की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू कितनी है 100, r की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर 6 और g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 कट गया, ये हो गया 1000 इंटू 10 टू द पावर 6। अब जब इसको और इसको कंपेयर कीजिएगा तो वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10 पे पावर 6, जो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका करेक्ट। इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ठीक है, पॉज करके रीड कर लीजिए उस क्वेश्चन को। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है लेकिन वाई डायरेक्शन में गिवन है। दिया हुआ है 69 साइन 0.6 इंटू 10 टू द पावर 3x माइनस 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11t वोल्ट पर मीटर, जो इसका यूनिट है। द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे E बराबर BC, उससे हमको क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो E बाई C होगा। E है 69 E नॉट बेसिकली इज इक्वल टू B नॉट इंटू C, तो B नॉट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, वो आ जाएगी 69 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, माइनस 7 में दिया हुआ है इसलिए इसको लिख देंगे 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ऑफकोर्स टेस्ला यूनिट जो है वो टेस्ला है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से वेव का डायरेक्शन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेव जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ वेव होता है, बताता है क्या, टी का कोफिशिएंट ओमेगा टी और एक्स का कोफिशिएंट kx। अगर x का कोफिशिएंट और t का कोफिशिएंट दोनों सेम है तो वेव माइनस x डायरेक्शन में जा रहा है, अगर अपोजिट है तो प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए दोनों का कोफिशिएंट साइन के एतबार से x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, और t का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, मतलब वेव किधर जा रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, वेव जा रहा है प्लस x डायरेक्शन में। अब एक और चीज होती है, डायरेक्शन ऑफ वेव इज ऑलवेज E क्रॉस B। E और B को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ वेव मिलेगा। अब इस डेटा के एतबार से जो मेरा ये आया है, इसके एतबार से एक ऑप्शन तो छट गया, ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग अगर देखें कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, B का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, E तो Y के डायरेक्शन में है, B का डायरेक्शन क्या होना चाहिए ताकि जो डायरेक्शन आए वो पॉजिटिव x डायरेक्शन आए, ठीक। तो अगर हम y को मल्टीप्लाई कर लें, ये क्रॉस कर लें, अगर y को क्रॉस कर लेंगे z के साथ प्लस z के साथ तो क्या आएगा, i आएगा, j क्रॉस k इज इक्वल टू प्लस i, j क्रॉस k इज इक्वल टू प्लस i। आप ये वाला जानते हो ना, i j k, i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, पता होगा आप लोगों को। तो j क्रॉस k क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, मतलब ये है j और इसको क्या होना चाहिए, k होना चाहिए, तभी क्या आएगा, i आएगा, मतलब इसको z डायरेक्शन में होना चाहिए। तो z डायरेक्शन में कौन सा है भाई, दो तो है 1 और 2, और जो इक्वेशन है वो तो यही रहना चाहिए ताकि वेव का जो इक्वेशन आए वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में आए। मतलब पहला नंबर 2.3 इंटू 10 टू द पावर 7 dz इज इक्वल टू इंटू साइन 0.6 इंटू 10 टू द पावर 3x माइनस 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 t हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उतारिए इसको, फिर दूसरा देखेंगे। आइए दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप रीड कर लीजिए, देखिए रीड कर लीजिए। बोल रहा है कंसीडर अ मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन, और डायमेंशन का सवाल है, बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है डायमेंशन का। पॉज करके रीड कर लीजिएगा। इक्वेशन हम लिख रहे हैं p प्लस ए बाई बी टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड नहीं प्लस है रो जी एच प्लस बी टी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हमसे पूछ रहा है ए और बी का डायमेंशन। ठीक, अब इसमें बहुत बेसिक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि अगर मान लेते हैं कि x और y को हम ऐड कर रहे हैं,
तो जो x का डायमेंशन है वही डायमेंशन y का भी होना चाहिए। x एंड y शुड हैव सेम डायमेंशन। तो इसलिए यहां पर जो प्रेशर का डायमेंशन है, जो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का होता है mlt-2 डिवाइडेड बाय एरिया इज l स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ml-1t-2। वही एरिया, वही डायमेंशन किसका होना चाहिए, a बाई बी टी स्क्वायर। तभी फॉलो करेगा, तभी दोनों ऐड हो पाएगा। जैसे अगर आपको बोला जाए फोर्स और टॉर्क को ऐड कीजिए, तो आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सिमिलर क्वांटिटी, दोनों का सिमिलर डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम मीटर मीटर ही ऐड कर सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही ऐड कर सकते हैं, और न्यूटन न्यूटन ही ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग स्केलर वेक्टर, वो अलग सी बात है। ठीक है, अब a बाई बी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होना चाहिए, टी को हम कैपिटल टी लिख दे रहे हैं, टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होना चाहिए वो ml-1t-2। टी स्क्वायर इधर जाएगा, तो a बाई बी का जो डायमेंशन होना चाहिए वो ml-1t/0 ये होना चाहिए। दूसरा, जो h का डायमेंशन है वही b इंटू टी का डायमेंशन होना चाहिए। तो h का डायमेंशन क्या है, h का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन होना चाहिए b इंटू टी का। तो h का डायमेंशन है l का, तो l इज इक्वल टू b इंटू टाइम। दिस इंप्लाइज b का डायमेंशन होना चाहिए lt-1। ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि इसका डायमेंशन हो गया m0lt-1, ये b का डायमेंशन हो गया। अब इस b के डायमेंशन को उठा करके इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, a बाई बी का डायमेंशन m0lt-1 इज इक्वल टू ml-1 और t, नहीं 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 नहीं, ठीक है, m0lt-1 ml-1 t0। ठीक है, अब अगर पुट करेंगे इसको तो a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m l इंटू l, l0 t-1 0, तो t-1। अब ऑप्शंस चेक करेंगे कि कौन कौन ऑप्शन मैच कर रहा है। पहले a का डायमेंशन बोल रहा है ml0t-1, ml0t-1, ये 2 और 3 मैच कर रहा है। उसके बाद हम देख लेंगे b का m0lt-1, m0lt-1 2, सिर्फ 2 मैच कर रहा है। हड़बड़ाएंगे नहीं, हड़बड़ा करके क्वेश्चन भी बना लिए, इतना समय भी दे दिए, उसके बाद फिर हम ऑप्शन गलत टिक मार दिए, ये सबसे बड़ा गलती हो जाएगा, इसलिए हड़बड़ाएंगे नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है भाई, एक ऑप्शन क्या है ml0t-1, ml0t-1, ऑप्शन नंबर 2 m0lt-1, m0lt-1, सही, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। आइए पढ़ते हैं। अ गैस बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 4 आराम से आया है, रीड कर लीजिए, हम रीड कर रहे हैं आपके लिए। अ गैस बेस्ड गीजर है, गीजर हीटर, वाटर फ्लोइंग एट द रेट 5 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 87 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है 87 डिग्री सेल्सियस माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, विच इज 5 6 7 8 60 डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में लीजिए चाहे केल्विन में लीजिए, दोनों सेम होता है, 60 केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं होता। द रेट ऑफ कंबशन ऑफ गैस इज, और रेट दिया हुआ 5 लीटर पर मिनट। रेट कितना दिया हुआ है वाटर का, 5 लीटर पर मिनट। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि हमको कन्वर्ट करना होगा। क्या कन्वर्ट करना होगा, 5 लीटर पर मिनट को हमको कन्वर्ट करना होगा केजी पर मिनट या केजी पर सेकंड में। तो क्या किया जाए, सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बढ़िया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, 5 लीटर पर मिनट है और इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मिनट में 5 लीटर, और 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब।
बढ़िया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है अपना, पता है अपने को कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज 5 लीटर पर मिनट विच इज 10⁻³ इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, मिनट ऊपर में जाएगा, फिर मिनट नीचे चला आएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं, जगह कम है, m इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मिनट। हम लिख सकते हैं 5 kg पर मिनट मास आ गया। अब देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैस दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। सब यूनिट देख लेते हैं, जूल पर ग्राम और ग्राम पर सेकंड में निकालना भी अपने को, कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ कंबशन के एतबार से कि ms डेल्टा टी बाई डी टी, where delta t is change in temperature और dt is time, is equal to dx by dt या फिर dm by dt भी लिख सकते हैं, dx by dt लिखते हैं, यही रेट ऑफ कंबशन, यही क्या है अपना रेट ऑफ कंबशन ऑफ गैस, dx by dt into हीट ऑफ कंबशन, into हीट ऑफ कंबशन, यही होगा। अब हम यूज कर लेते हैं, S वगैरह दिया हुआ है, S कितना दिया हुआ है, S दिया हुआ है आपका 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो ठीक है केजी में दिया है हमने, और रेट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, कितना है 5 इंटू 10⁻⁴, ये जूल पर ग्राम दिया हुआ है, मतलब आंसर अपना ग्राम में चला आएगा। M कितना है, M है 5 kg पर मिनट, तो 5 kg बेसिकली m बाई dt कहा जाए तो 5 kg पर मिनट मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। S की वैल्यू पुट कर देते हैं, S की वैल्यू कितनी है 4200, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अभी निकाला था 60 डिग्री सेल्सियस में ही पुट करते हैं क्योंकि सेल्सियस में दिया हुआ है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, इज इक्वल टू जो रेट ऑफ कंबशन निकालना है अपने को इनटू हीट ऑफ कंबशन 5 इंटू 10⁻⁴, 5 चला गया, ए 60 चला गया, 1 2 और यहाँ बच गया क्या 2, तो dx बाई dt कितना आ गया 42/100 विच इज 0.42 ग्राम पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि सर ये वाला फॉर्मूला हमको याद नहीं रह गया, तो हम क्या किए, कोई नहीं, डेटा से पता चल जाता था कि हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ था, हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ था और पूछ रहा था रेट ऑफ कंबशन, तो हीट ऑफ कंबशन को अगर रेट ऑफ कंबशन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा हीट सप्लाइड पर सेकेंड। देखिए मल्टीप्लाई, यूनिट से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, यूनिट से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जूल पर ग्राम है और एक दिया हुआ ग्राम पर सेकंड, तो ग्राम कट गया जूल पर सेकंड, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है हमको हीट पर सेकंड, तो हीट पर सेकंड तो यही होता है ms डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू होता है ms डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। कितना आसान था, बताइए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पॉज करके, आइए अब देखते हैं इसको, ठीक है। हमने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम बनाने के बाद हमको क्या पूछ रहा है कि कौन सा गेट है ये, ठीक। तो उसके लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानना होगा वो ये जानना होगा कि भाई ये गेट के लिए ये वाला जो गेट है वो कौन गेट होता है, ये है और, ये क्या है और अगर इसके आगे एक नॉट लगा दें तो ये क्या बन जाता है नॉर, ठीक है, और को उल्टा कर देगा, ये नॉर है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कभी भी अगर पता करना है कि कौन सा गेट है तो उसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे या फिर हम ऐसे बूलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रुथ टेबल हम बना लेते हैं ए बी और सी नहीं आउटपुट है ना, आउटपुट लिख देते हैं, आउटपुट लिख देते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, पहले 0 0 कर लेते हैं, अगर 0 0 तो इसके थ्रू जाएगा तो 0 होगा, 0 का उल्टा 1 तो यहाँ आ गया 1, फिर यहाँ भी वैसे ही जाएगा, सिमिलर जो ऊपर है वही नीचे है तो यहाँ भी आ जाना चाहिए 1 1 1, इसके थ्रू जाएगा तो 0 1 और 1 का नॉट 0, फिर यहाँ आएगा 0 0 0 तो 0 0 का नॉट 1, ठीक है।
अब यहाँ इनपुट डाल देते हैं 0, तो 0 के लिए तो मेरा आ चुका है ये आ चुका है 1 आ चुका है। अब 1 डालते हैं, 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 का नॉट 0 1 0 1 1 का नॉट 0 0 0 0 0 का नॉट 1। जैसा 0 1 है वैसे ही 1 0 है, क्योंकि सिमेट्री है इसके अबाउट सिमेट्री, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो सिमेट्री है तो उसका भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 1 है तो 1 1 पुट कर लेते हैं 1 1, यहाँ भी 1 1, तो 1 1 क्योंकि दोनों सेम है ना, ए ही है दोनों, तो 1 1 हो गया आपका 1 1 का नॉट 0, तो यहाँ हो गया 0, यहाँ 1 1 1 1 का नॉट 0 0 0 0 0 का नॉट 1 1 1 1 1 का नॉट 0, आउटपुट हो गया 0। अब गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये नैंड गेट, कौन सा गेट है नैंड गेट। नैंड एंड में क्या होता है, एंड में होता है 0 0 0, तो उसको उल्टा कर दिए तो क्या हो गया 1 0 1 0, तो हो गया 1 1 0 0, तो हो गया 1 1 1 1, तो हो गया 0, इसलिए कौन सा गेट है नैंड गेट है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, उतारिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। आइए रीड कर लिया आपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सारा डेटा गिवन है कि एक इस टाइप का सेटअप है जिसमें एरिया परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, रॉड ऐसे जा रहा है इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से, कितने से जाना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमसे पूछ रहा है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा ताकि रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। फोर्स रिक्वायर्ड क्यों होगा पहले ये समझते हैं। ये जब रॉड आगे जाएगी तो फ्लक्स चेंज करेगा, कौन सा फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, मैक्सवेल नहीं यार, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लीजिए, हमने डेटा लिख दिया है सारा, और अब आपको समझाते हैं कुछ सिनेरियो क्या है। सिनेरियो क्या है कि इस टाइप का लूप है जिसमें एक रॉड है जो जा रहा है इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से, बोल रहा है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा ताकि ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। तो आखिर ये जाएगा क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि अगर ये आगे जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा उस रॉड के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स जो कि करंट कैरिंग वायर पर लगता है। अब अगर फोर्स लगेगा तो उसका डीएक्सेलरेशन होगा, डीएक्सेलरेशन होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना है तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले सिनेरियो जनरेट, डेटा सारा गिवन है तो सॉल्व कर लेंगे सिंपल। जब ये आगे जा रहा है तो एक ईएमएफ आएगा इसमें, वो ईएमएफ मोशनल ईएमएफ कहलाता है, जो होता है बीवीएल, वैसे वीबीएल होता है वी क्रॉस वी डॉट एल, वीबीएल, क्योंकि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, ए भी नहीं है, ये एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ होगी। मतलब इस सर्किट को आप बना सकते हैं कि ये 2 ओम का रेजिस्टर है और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, वो ऊपर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल आप जानते हैं कैसे होता है, तो हो गया ईएमएफ, ई बोल देते हैं। अब इसकी वजह से एक करंट भागेगा, करंट कितना भागेगा, इसको रेजिस्टेंस आर मान ले रहे हैं, ई बाई आर मतलब वी बी एल बाई आर, ये करंट भागेगा। जब करंट भागेगा उसमें तो उसके वजह से एक फोर्स लगेगी इस रॉड पर, ए बी रॉड पर, वो फोर्स कितनी लगती है, फोर्स लगती है आई एल क्रॉस बी, एल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और बी अंदर है, आई एल क्रॉस बी, इधर फोर्स लगेगी, तो फोर्स लगेगी तो इसको डीएक्सेलरेट करेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। तो आई कितना दिया हुआ है, आई निकाला है हमने वी बी एल बाई आर, और एल तो एल है और बी तो बी है, मतलब फोर्स जो लगेगा वो लगेगा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। इतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मेंटेन करने के लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी मतलब एफ नेट 0 होगा, एफ नेट 0 होगा तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। अब सिंपल सा वैल्यू पुटिंग आंसर गेटिंग, एफ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, बाकी सब सही है। वी कितना 1.5, वी कितना, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे पूरा हड़बड़ा जाएगा। 0.1 तो 0.1 का स्क्वायर
इंटू एल स्क्वायर, एल कितना दिया हुआ है, एल दिया 1, 1 का स्क्वायर, और आर कितना दिया हुआ है 2। इसको अगर हम सही से लिखें तो लिख सकते हैं 15/2 इंटू 15 का मतलब 1/10, और इसका मतलब 1/100। 2 से कटेगा नहीं, लेकिन वैल्यू डिवाइड कर देते हैं, वो आ गया 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सब यूनिट सही था, हाँ सब यूनिट सही था। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन में ही आंसर मांग रहा है, न्यूटन में मांग रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। कितना आसान था, नोट डाउन कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप, रीड कर लिए। आइए, बोल रहा है कि किसी एक स्ट्रिंग को काट देते हैं, दोनों सेम स्ट्रिंग, लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है, वो सारी चीज़ें क्लियर है कि लाइट, इनएक्सटेंसिबल, सारा डेटा दिया हुआ है। एक को काट दिया गया, जैसे ही एक को काटेंगे तो होगा क्या, इसके अबाउट, बी के अबाउट रॉड प्योर रोटेशन में होगा। बी के अबाउट क्या हो जाएगा, रॉड प्योर रोटेशन में हो जाएगा। कौन टॉर्क रोटेट करवाएगी, mg की टॉर्क। कौन रोटेट करवाएगी, mg की टॉर्क। मतलब अगर हम बात करें कि mg लगेगा किधर, तो ये सेंटर ऑफ मास है, यहां पर लगेगा mg, कितनी दूरी पर लगेगा, L/2 दूरी पर लगेगा। तो क्या हम टॉर्क अबाउट b लिख सकते हैं mg L/2, जस्ट कट करने के बाद। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि mg नीचे L/2 इधर। जस्ट कट करने के बाद तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा रॉड, उसके बाद ही ना गिरना शुरू होगा। अब टॉर्क का वैल्यू होता है आई अल्फा, लेकिन याद रखेंगे आई उसके अबाउट जिसके अबाउट आपने टॉर्क लिया है। किसके अबाउट लिया है, बी के अबाउट, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²/3 इंटू अल्फा। एल ने एल को मारा, और कोई मारेगा नहीं, मारेगा, हाँ एम मार देगा, एम ने एम को मारा, अल्फा की वैल्यू आ गई 3g/2l, ये अल्फा की वैल्यू आई। अब पूछ रहा है आपसे टेंशन इन द स्ट्रिंग बी, कट करने के बाद टेंशन पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो घूमेगा, तो घूमने की वजह से इस रॉड तो घूमेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी घूम रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आ गया। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। पता ना सर्कुलर मोशन में ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा। कौन सा ए, टेंजेंशियल है, कौन सा ए, टेंजेंशियल है। रेडियल तो हो जाएगा ओमेगा² आर, रेडियल क्या होता है, ओमेगा² आर, टेंजेंशियल होता है आर अल्फा। तो अभी तो ओमेगा आया ही नहीं, अभी तो काटा ही गया है, उसके पास क्या आएगा, सिर्फ आर अल्फा आएगा। तो ए सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आर अल्फा, आर की वैल्यू है L/2 और अल्फा की वैल्यू है 3g/2l। तो एल ने एल को मारा, वैल्यू हो जाएगी 3g/4। सर ए सेंटर ऑफ मास क्यों निकाले, ए सेंटर ऑफ मास इसलिए निकाले क्योंकि हमको पता है कि एफ नेट जो है वो m इंटू ए सेंटर ऑफ मास होता है, एम ए नहीं होता है, m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। अब जब कट कर दिया गया तो इस पर फोर्सेस क्या लग रहे हैं, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन बराबर m इंटू ए नहीं, ए सेंटर ऑफ मास। mg तो mg ही है, टेंशन तो टेंशन निकालना ही है, और m इंटू 3g/4, मतलब टेंशन की वैल्यू हो गई mg/4। पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। देखिए समझिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले रीड कीजिए क्वेश्चन, रीड कर लिया। आइए, क्या बोल रहा है कि कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, जो एरिया दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, एवरेज थर्मल एनर्जी इन 1 लूप। अब थर्मल एनर्जी आएगा ही क्यों, इसलिए थर्मल एनर्जी आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम है। इन 1 लूप नहीं कह रहा है, इन 1 टाइम कह रहा है शायद, इन द लूप, इन 1 टाइम, 1 पीरियड, 1 पीरियड। ठीक है, पहले पीरियड देख लेते हैं कि पीरियड कितना है, पहले समझ लेते हैं कि है क्या। ए दिया हुआ एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड साइन 100t। मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, क्लोज लूप है, फ्लक्स चेंज करेगा, कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट भागेगा, करंट भागेगा मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस है तो क्या आएगा, हीट आएगा। वही एवरेज हीट निकालना, कितना डिसिपेट करे। पहले देख लेते हैं पीरियड कितना है भाई,
तो दिया हुआ है साइन 100, तो मतलब 100t दिया हुआ है, तो टाइम होता है 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा है 100, मतलब 2 पाई/100, मतलब पाई/50 सेकेंड में पूछ रहा है। ईएमएफ पहले फ्लक्स, ईएमएफ लिखते हैं ना, d∅/dt, d∅/dt। एरिया दिया हुआ 1, तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा एरिया, और साइन का डिफरेंशिएशन 100, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 100t। समझ में आया? स्किप तो नहीं हो गया? समझ में आया होगा। सिंपल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई किया हमने और डिफरेंशिएट कर दिया है। तो अब करंट निकाल लें। करंट क्या हो जाएगा? ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस 100, मतलब करंट हो गया कॉस 100t, 100/100 कट जाएगा। अब हीट का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज अगर निकालना है तो हम पहले डीएच लिखते हैं, छोटा सा हीट, छोटा सा हीट, उसका फॉर्मूला होता है I²R, छोटा सा टाइम dt। आई कितना है? कॉस, तो कॉस स्क्वायर 100t, आर 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 100, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, इंटू 100 इंटू dt। मतलब हम लिख सकते हैं DH इज इक्वल टू 100 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 100t dt। इसको 0 से कैपिटल T विच इज पाई/50, और ये हो जाएगा 0 से h। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो एक चीज बेसिक आइडिया अपने को पता है कि cos 2θ जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो जाएगा cos 2θ। cos 2θ हो जाएगा क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब cos स्क्वायर थीटा इज cos 2θ प्लस 1/2। वो हम यूज करेंगे यहाँ पर 100 इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट बाद में पुट कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2θ, 2θ मतलब 200, cos 200t dt प्लस dt/2 का इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए हम लोग और अलग से ब्रैकेट लगा दिए। इसका जब इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई/50, तो पूरी की वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी करके आप देख सकते हैं, हम अलग से वैसे कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन। जैसे कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन 200t, और 1/200 आएगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, यही 0 हो जाएगा। 0 से पाई/50, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस 1/200, अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन पाई/50, तो साइन 4π, 5 चौका 20, माइनस साइन 0, साइन 4π 0, 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0। तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से पाई/50, तो जाएगा 100 इंटू 1/2 इंटू पाई/50, डी टी का इंटीग्रेशन टी का पाई/50 माइनस 0, 50 दूना 100 और 100 चला गया, आंसर आ गया पाई जूल। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज क्या देगा, करंट देगा, और वेरिएबल हीट जो होता है वो I²R dt होता है। EMI का क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने, या रीड कीजिए क्या लिखा हुआ। इफ एन अल्फा पार्टिकल विथ एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बॉम्बार्डेड ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहा है निकालने के लिए, कैन रीच। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या होगा। होगा क्या, फिजिक्स समझते हैं कि इधर है गोल्ड फॉइल और इधर से आ रहा है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां पर गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है, तो वो दोनों चार्ज के Q1 Q2/R आएगा। वो दिया हुआ है मेरे को कि 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आया 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 आया, जब एकदम नजदीक आ जाएगा तो वो रुक जाएगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। स्पीड 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, तभी तो क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। क्लोजेस्ट अप्रोच तभी होगा जब अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? रुक जाएगा, जब अल्फा पार्टिकल का स्पीड 0 हो जाएगा। मतलब अपने को जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो क्या लगाना है? बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए लगेगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, और कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स
एनर्जी को खाता नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी को खाएगा ना, इसलिए वो एनर्जी को खाएगा नहीं, वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एनर्जी को क्या करता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। आपने पढ़ा होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंजेस फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वो भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन हमको क्या चाहिए, मैकेनिकल फॉर्म में ही चाहिए। इसलिए हम बोल रहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वो हीट के फॉर्म में इलैबोरेट या फिर लाइबरेट नहीं कर देगा। आइए, अल्फा पार्टिकल है, उसका मास हमको पता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और कौन है, Z है, एटॉमिक नंबर गोल्ड दिया हुआ है, बेसिकली गोल्ड दिया हुआ है। तो इसका मास ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा, गोल्ड का न्यूक्लियस का मास हो जाएगा, मास नहीं चार्ज न लें, मास क्यों लेंगे, चार्ज लेंगे, क्यों, क्योंकि मास तो उसका क्या बोलते हैं 4m हो जाएगा, 4m इंटू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गोल्ड का चार्ज कितना हो जाएगा, उसको Q2 कह दे रहे हैं, उसमें चार्ज होगा 79e। अब बोलते हैं एनर्जी इनिशियल और एनर्जी फाइनल दोनों बराबर है। एनर्जी इनिशियल क्या है, के, वो तो गिवन है, वो गिवन कितना है, अल्फा पार्टिकल का 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 इंटू 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻90। फाइनल में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इज के विच इज 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर। के कितना है 1/4πε0, 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना है 2e, तो ई काट दे रहे हैं यहां से हम लोग, पूरा चार्ज कट गया, और ये कितना है 79e है Q2 बाई आर, आर ही तो निकालना है आपने, ठीक है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 79, ई की वैल्यू पता है अपने को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, ये पूरी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 7.7 इंटू 10⁻6 आर की वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वैल्यू। अब ये किस में दिया हुआ है, मीटर में। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आर की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 2.95 इंटू 10⁻14 मीटर। बस ध्यान में रखिए कि इस पूरे को डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना। अप्रोक्सीमेशन तुम 7.7 और 79 को अगर इसको पॉइंट हटा के ऊपर 10 करके 77 और 79 को काट करके अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3.85 इंटू 10⁻14, इसलिए उसको नहीं करना, एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। उतारिए इसको, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन, क्वेश्चन आता होगा स्क्रीन पर, हम भी रीड करते हैं। A 4 kg mass moves under the influence of force F, 4t cube I cap minus 3t j cap, where t is time in second. If mass starts from origin at t equal to 0, the velocity and position at t equal to 2 second will be. वेलोसिटी और पोजीशन पूछ रहा है कब t is equal to 2 सेकंड पर, जब मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डेटा से, इस डेटा से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड दे सकते हैं, तो हमने डिवाइड दिया, वैल्यू कितनी आ गई, टी क्यूब आई कैप माइनस 3/4t जे कैप, गलती नहीं हो, ठीक है, कैलकुलेशन में एरर नहीं होना चाहिए, इतना मेहनत करेंगे फिर कैलकुलेशन एरर हो जाए। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम का फंक्शन है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हमको v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s हम यूज नहीं कर सकते हैं। हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, व्हिच इज a इज इक्वल टू dv बाई dt एंड v इज इक्वल टू dr बाई dt। तो हम यूज करते हैं, a को क्या लिखेंगे, dv बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू टी क्यूब आई कैप माइनस 3/4t जे कैप। जब dt को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू टी क्यूब dt आई कैप माइनस 3/4t dt जे कैप। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेकर के
पहले देख लेते हैं जीरो, समय जीरो पर स्पीड क्या है, जीरो। बोले स्टार्ट किया है, स्टार्ट का मतलब रेस्ट से स्टार्ट करेगा और किससे करेगा। अब क्या पूछ रहे हैं, टी टाइम पर। हम अभी 2 सेकंड नहीं पुट कर रहे हैं, पहले हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं वेलोसिटी जो है वो v है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू टी पावर 4/4, टी पे पावर 4/4, 5 क्यों लिखते हैं, 4 आई कैप माइनस 3t² / 8 जे कैप। ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। अब हम जानते हैं v को कि अभी हमको, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं तो हम यूज कर ही नहीं सकते कॉन्सेप्ट ऑफ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन जो कि 3 इक्वेशन होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो अगेन हम v को क्या लिखेंगे, dr/dt। dr/dt क्या हो जाएगा, t पे पावर 4/4 आई कैप माइनस 3/8 t² j कैप। फिर dt को उधर भेज देंगे, then dr will be 1/4 t पे पावर 4 dt i कैप माइनस 3/8 t² dt j कैप। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो देखेंगे जब समय जीरो था तो पोजीशन क्या था, 0,0, मतलब 0 i कैप प्लस 0 j कैप। जब समय t हो गया तो पोजीशन r वेक्टर हो गया। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करके r इज इक्वल टू टी पे पावर 5/20, 5 4 20 आई कैप माइनस 3t³ / 3 कट जाएगा, इसे 3 हटा दे रहे हैं, t³/8 जे कैप। ये क्या आ गया, पोजीशन आ गया, और ये आ गया वेलोसिटी। अब कब पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो दोनों में, इसमें भी और इसमें भी t बराबर 2 सेकेंड पुट करेंगे तो v क्या आ जाएगा, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 आई कैप माइनस 3 × 4/8 जे कैप। इट मीन्स v इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। ये एक हो गया। r की बात करें तो r क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, 32/20 आई कैप माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/8 जे कैप। सो r इज इक्वल टू, ये 4 से कट जाएगा, 8 चौका 32 और 4 5 20 आई कैप माइनस 1 जे कैप विच इज जे कैप। तो ये पोजीशन आ गया और वेलोसिटी आ गया। ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, 4 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप, r 8/5 आई कैप माइनस जे कैप। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए उतारिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, रीड कर लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 11। रीड कर लिए। क्या दिया हुआ है कि कैपेसिटर है, उसके बीच में जब एयर है तो कैपेसिटेंस C है। जब उसका 1/3 हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से भर देते हैं तब उसका नया C इक्विवेलेंट क्या होगा। तो याद रखिए कि ये जो शीट है, जो डाइलेक्ट्रिक है, उसको हम जरूरी नहीं कि यहीं पर भरें, हम बीच में या कहीं पर भी रखें, उस x दूरी से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम क्लास में कराते हैं ये चीज कि फर्क नहीं पड़ता है। इसकी अगर हम दूरी मान ले, ये कैपेसिटेंस C है, इसकी दूरी हम d पकड़ लेते हैं और प्लेट एरिया A, तो हम ये कह सकते हैं कि जो C होगा वो होगा इप्सिलॉन नॉट A/d। अब यहां जो कैपेसिटर बन रहा है वो एक कैपेसिटर ये बन रहा है जिसको C1 कह दे रहे हैं, और एक कैपेसिटर ये बन रहा है जिसको C2 कह दे रहे हैं। अब C1 वाला जो है उसका भी एरिया A है और दूरी d है, और जहां पर हवा है उसका एरिया है 2d माइनस d/2 नहीं है, d/3 है जी, d/3। क्वेश्चन देख लें एक बार, d/3 है ना, हाँ 1/3 है, d/3। तो ये हो जाएगा 2d/3। तो ये दो कैपेसिटर से मिलकर बन रहा है, एक C1 और एक C2, और दोनों सीरीज में। दोनों किसमें है, सीरीज में। और सीरीज में हम कैसे ऐड करते हैं, जिस तरह रेजिस्टर को पैरेलल में ऐड करते हैं। ये है C1 और ये है C2। जिस तरह रेजिस्टर को हम पैरेलल में ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे यहां सीरीज में कैपेसिटर को। पहले C1 और C2 निकाल लेते हैं। C1 की वैल्यू कितनी है,
के एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो ए ही है और डी हो गया d/3, मतलब ये हो गया C1 हो गया 3k एप्सिलॉन नॉट a/d क्या है, c है, तो 3kc। C2 की बात की जाए तो C2 कितना है, k तो 1 है इसका, तो एप्सिलॉन नॉट क्योंकि इसमें हवा है, a एरिया a है, d कितना है 2d/3, और एप्सिलॉन नॉट a/d कितना है c, मतलब 3c/2। अब ये दोनों सीरीज है, तो सीरीज में C इक्विवेलेंट क्या होता है, जिसको हमने C न्यू से लिखा है, वो होता है C1C2/C1 प्लस C2। अपने को पता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा। C1 कितना है 3kc, C2 कितना है, C2 कितना है 3c/2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है 3kc प्लस 3c/2। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो 3 3 9 और c से कट जाना चाहिए, ये हो जाएगा 9kc²/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दूना 6 3 9। सही तो कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं। 3 दूना 6, 2 इंटू ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, बाई 2 लिखिए या ऊपर ही नहीं लिखते बाई 2, कैलकुलेशन करना, डिवाइडेड बाई 9kc प्लस 3c डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया, यह आ गया 9kc² प्लस 3c, एक c कट जाएगा, c कट गया और 3 से कट जाएगा ये, तो ऊपर हो जाएगा 3kc/3k प्लस 1, 3kc/ अच्छा ये 6 होगा ना, ये 3 2 से 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसलिए 2k प्लस 1, 3kc/2k प्लस 1, सही है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है करेक्ट। सिंपल क्या करना था, C1 C2 निकाल लेना था और निकालने के बाद उस दोनों सीरीज में होता है और सीरीज में ऐड कर देना था, ठीक है। उतारिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिखा हुआ है, ठीक है, रीड कर लीजिए। बेसिकली आपको ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल और एक्स डिस्टेंस का, और आपसे पूछ रहा है कि फोर्स के मैग्नीट्यूड का हाई टू लो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम हर एक सेक्शन में फोर्स, पहले फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, हर एक सेक्शन में फोर्स निकालेंगे, जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी है ये और ये है एक्स, तो एक फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, F इज इक्वल टू -du/dr, -du/dx i कैप, -du/dy j कैप, -du/dz k कैप, ये सारी चीजें अपने को पता है। ये पता होना चाहिए कि फोर्स होता है -du/dr। अब यहां du/dx होगा क्योंकि x के टर्म में है। du/dx कहने का मतलब होता है स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स कर्व। तो A से B में अगर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड देखने की बात करी जा रही है, आप क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या पूछ रहा है हमसे, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो A से D में du/dx कितना होगा 1/1, 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड। B से C में देखिए, बेस तो हाइट कितना है इसका 4 गया ना, यहां 1 से 4 गया मतलब 3/1, 3 न्यूटन du/dx या du/dr। C से D में F बिटवीन C to D इज 0, क्योंकि du/dx 0 है, चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। D to E, E तक है ना, E तक, D to E में मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, F इन D to E कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1/2 मतलब 0.5। सब समझ में आ गया अब अपने को कौन सा सबसे ज्यादा है भाई, तो BC सबसे ज्यादा है, तो F ऑफ BC इज ग्रेटर देन 3 के बाद 1, F ऑफ AB मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन F ऑफ DE इज ग्रेटर देन F ऑफ CD। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बहुत सिंपल था, सिर्फ क्या पता होना चाहिए था, F इज इक्वल टू -du/dr और -du/dx, और अगर मैग्नीट्यूड भी पता है du/dr तो चल जाएगा काम, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड पूछ रहा था तो उसका मॉड लेकर के करना था। और ग्राफ में जो du/dr होता है या dv/dr होता है या dv/dx होता है, वो उसका स्लोप होता है, जो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ करके आए। उतारिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक बार रीड कीजिए, रीड कर लिया होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ये वेंचुरीमीटर दिया हुआ है। वेंचुरीमीटर में हमको क्या मेजर करना है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है, लेकिन रेट ऑफ फ्लो स्पीड नहीं बोल रहा है, ये वॉल्यूम पर सेकंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पर सेकंड। तो वेंचुरीमीटर इज अ नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सिर्फ ये दोनों यूज करना है, हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर फ्लोइंग फ्लूइड के सवाल आ रहे हैं तो दो चीज यूज करना पड़ेगा। वन इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, अनदर इज बर्नौलीज p प्लस रो जी प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम दोनों यूज करेंगे। पहला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लिखेंगे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, सारा डेटा गिवन है। a1 va लिख देते हैं और a2 vb लिख देते हैं। a1 यहाँ का एरिया है, a2 यहाँ का एरिया है, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर में पुट करते कट जाएगा ये। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू वी ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू वी बी। ठीक है, अब यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6। इट मीन्स वी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी ए। वी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी ए। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया। दूसरा क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहीं पर लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच ए, लेकिन ये तो ग्राउंड से एच ए और एच बी बराबर है। देख लीजिए दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। ग्राउंड से अगर बात की जाए, कहीं पर भी यहां पर ग्राउंड ले लीजिए, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं प्लस हाफ रो स्पीड एट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि एच ए और एच बी दोनों बराबर है। हमको वेंचुरीमीटर एकदम सेम हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब हुआ कि जितनी हाइट पर एक है उतनी हाइट पर दूसरी भी है। ये एच बी ग्राउंड से होता है। अब हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। पी ए माइनस पी बी कितना है, रो जी एच। रो जी एच देखिए, ये पी ए पी नॉट प्लस रो जी ये वाला हाइट, और पी बी पी नॉट प्लस रो जी ये वाला हाइट। तो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस जो हो जाएगा वो डिफरेंस इन कूलम्ब का हाइट इनटू रो जी होता है। तो हम लिखते हैं रो जी एच कितना है 5। याद रखें कि सेंटीमीटर में करना है, मतलब स्पीड जो आएगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो हमको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में पूछ रहा है। इज इक्वल टू रो बाई 2 वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, एंड वी बी इज 2 वी ए। वी बी इज 2 वी ए, 2 वी ए। कुछ गलती कर दी क्या, a1 v1 बराबर a2 v2, यहाँ गलती हो गया ना। ये देखिए 3 2 6, तो vb नहीं ठीक तो लिखे हैं, vb इज इक्वल टू 2va। अब vb को 2va लिखेंगे तो 4va स्क्वायर, और माइनस कर देंगे तो गलती हो जाएगा। अच्छा, यहाँ गलती कर दी हम लोग ना, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमको दिख रहा था नेगेटिव हो रहा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। तो vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, vb कितना है, vb कितना 2va है, तो 4va स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। यहां से रो कट जाएगा, g का मान हम अभी रहने दे रहे हैं, बाद में पुट करेंगे g इंटू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि g को हमको पुट करना पड़ेगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इज इक्वल टू, इसको 2 उधर भेज दे रहा है, तो इंटू 2 इज इक्वल टू 3va स्क्वायर। अब इसको जब उधर लेकर के जाएगा, g 10 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं सही है, सेंटीमीटर, ठीक है, 5 to the 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3va का स्क्वायर। अब यहां से देख लीजिए कि 10 10 10 10 सब चला जाएगा, va का वैल्यू कितना आ जाएगा, va इज इक्वल टू 100 बाई रूट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान रखिए, ये आपसे रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो हड़बड़ा के आंसर मार मत देना, ठीक है। अब चेक करना कि भाई ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो एरिया ऑफ ए कितना है, ए पे स्पीड निकल गया अपने को इतना, एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब रेट ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो शुड बी एरिया ऑफ ए, एरिया एट ए मल्टीप्लाइड बाई स्पीड एट ए। एरिया कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर,
मल्टीप्लाइड बाई 100/√3, तो 6 को लिख सकते हैं आप 3 × 2 200 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाई √3। √3 काट देगा तो ये क्या आ जाएगा 200√3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल था, दो चीज यूज करना था, एक था बर्नौलीज और दूसरा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और हड़बड़ाना नहीं था। रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में है, स्पीड को मत रेट ऑफ फ्लो मार देंगे, आराम से देखेंगे भाई पूछ क्या रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो वॉल्यूम पर सेकंड पूछ रहा है, वॉल्यूम का रेट पूछ रहा है। ठीक है, नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन रीड कीजिए। कर लिया? क्या बोल रहा है कि दो रॉड है, एक एल्युमिनियम और एक स्टील, दोनों को ये दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ सेम है, दोनों को अटैच कर दिए। बाकी सारा डेटा गिवन है। अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को पूछ रहा है फाइनल लेंथ पूछ रहा है, लेकिन एक चीज लिखा हुआ है टेम्परेचर रेज्ड 200 डिग्री सेल्सियस। तो दो अंग्रेजी का शब्द है, पहला शब्द है टू, दूसरा शब्द है बाई। इसको ध्यान से समझेंगे। अगर बाई 100 डिग्री सेल्सियस कह देता मतलब उसने डेल्टा टी दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 200 डिग्री सेल्सियस कह रहा है मतलब वहां तक 30 से 100 कर दिया गया है 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यहां पर जो चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 70 डिग्री सेल्सियस। अगर बाई 100 डिग्री सेल्सियस दे देता तो चेंज इन टेम्परेचर रहता 100 डिग्री सेल्सियस। लेंथ हो गया इतना। फॉर्मूला क्या यूज होगा? बेसिक सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या? LF इज इक्वल टू LI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। दोनों का सेम यूज करेंगे हम, तो सेम यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? LI तो दोनों का सेम है, L ऑफ एल्यूमिनियम प्लस L ऑफ स्टील विच इज ऑफ कोर्स फाइनल। फाइनल की बात की जाए तो हो जाएगा L इंटू 1 प्लस अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी प्लस L इंटू 1 प्लस अल्फा स्टील डेल्टा टी। ये 1 प्लस मोबाइल नहीं है, एक के साथ जोड़ है। अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन गलती नहीं हो। ये अल्फा एल्यूमिनियम जो है ना, वो अल्फा एल्यूमिनियम वो है बेसिकली 2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। बेसिकली ये है 2 इंटू अल्फा स्टील, बस गलती नहीं होनी चाहिए। तो L प्लस L 2L हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा, जैसा तोड़ देते हैं, L प्लस L अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी प्लस L प्लस L अल्फा स्टील डेल्टा टी। L प्लस L 2L, ये L डेल्टा टी दोनों का सेम है बाई 70 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस मतलब बाई 70 डिग्री सेल्सियस। अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इज 2 टाइम्स अल्फा ऑफ स्टील, मतलब हम लिख सकते हैं 2L अल्फा स्टील डेल्टा टी प्लस L अल्फा स्टील डेल्टा टी। मतलब ये है 2L इंटू 2L प्लस कर देते हैं, 2L प्लस 3L अल्फा स्टील डेल्टा टी। अब सॉल्व करेंगे। 2L का मतलब हो गया 120 सेंटीमीटर प्लस 3L कितना है? 60 सेंटीमीटर में। अल्फा स्टील ऑफ स्केल नहीं, स्टील अल्फा स्टील 1.2 इंटू 10⁻⁻5 डेल्टा टी 70। सारा डेटा मैच कर लिए कि हाँ कहीं पर एरर तो नहीं हो रहा या फिर कहीं पर मिसमैच तो नहीं हो रहा सेंटीमीटर और मीटर का, ये सब देख लिया हम लोगों ने। बाई 10 0 0 और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा? ये 0 ये चला जाएगा, ये हो गया 12 तिया 36 गुना 42 इंटू 10⁻⁻4। अब 36 और 42 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 और 42, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 1 7, 6 चौके 24 के 4, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12 13 14, तो हो गया 2 7 4 11 के 1, हाथ में रहा 1, 4 1 5 और 1, उसके साथ साथ 10⁻⁻4 है, मतलब 1 2 3 4 0 पॉइंट आना चाहिए प्लस 0.1512। ये कितना है? 120 प्लस नीचे का दिखता ही होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? L फाइनल
टोटल इज 120.1512 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, 2 ही डेसिमल तक दिया हुआ है, 120.15 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देख कितना आसान था, सिर्फ क्या करना था, कैलकुलेशन में नहीं फंसना था। कैलकुलेशन में फंसोगे परेशानी हो जाएगी। कुछ कुछ कैलकुलेशन आसान दिया हुआ है तो उसको आसानी से कर लेना था। सिर्फ ये आइडिया पता रहना चाहिए था, LF इज इक्वल टू LI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उतारो, आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, रीड कीजिए आप। हम भी पढ़ते हैं। A current carrying solenoid is placed vertically and a particle of mass m and charge q is released. करंट कैरिंग सोलेनॉइड है जो वर्टिकल रखा हुआ है, एक पार्टिकल मास m और चार्ज q को रिलीज कर दिया गया। लेकिन याद रखिए जो रिलीज किया गया है, द पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ये इंपॉर्टेंट है, किसके अलोंग? एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। इफ g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल सेटिस्फाई। और कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल नीचे आता जाएगा उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, क्योंकि g लग रहा है, पहले 0 से रिलीज किया गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a या v इज इक्वल टू यू प्लस at, जो भी उसका स्पीड बढ़ेगा, किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ेंगे तो स्पीड बढ़ेगा ही, ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाती है? मूविंग चार्ज पर। कौन सा मूविंग चार्ज? जिसके पास वेलोसिटी होगी। तो चार्ज जो मूव करेगा उसके पास वेलोसिटी होगी। कितना फोर्स लगाती है? तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स जो लगाती है वो लगाती है Q V क्रॉस B। इतना फोर्स लगाती है। यहां पर अलोंग एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है, और मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट एन आई। ये तो डायरेक्शन तो हम पता कर लेते हैं कर्ल करके फिंगर को, ठीक है। म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट है। आई क्या है? करंट है, म्यू नॉट एन आई। अब ये जो आती है वो किस डायरेक्शन में आती है, या किसके अलोंग आती है? ये आती है अलोंग सोलेनॉइड, अलोंग दी सोलेनॉइड। मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी अलोंग द सोलेनॉइड नीचे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगी। तो अगर नीचे आई मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज नीचे आ रहा है, और किधर आ रहा है? अलोंग द सोलेनॉइड आ रहा है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड आती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो ये या तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या फिर 180 डिग्री एंगल बनाएगा, V और B या V और B। दोनों ही केस में जब V क्रॉस B करेंगे या तो साइन 0 आएगा या फिर साइन 180 डिग्री आ जाएगा, और साइन 0 और साइन 180 दोनों क्या होता है? 0 होता है। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था या लगना चाहिए था चार्ज पार्टिकल पर, वो कितना लगना चाहिए इस केस में? क्योंकि अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड है और मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होती है, तो कितना लगेगा? 0। जब मैग्नेटिक फील्ड 0 लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा? धरती माते। धरती माते चार्ज को बोलेंगे या नीचे, या कितने से? G से। दिस मीन्स A इज इक्वल टू G इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करना। अंग्रेजी ढंग से पढ़ोगे भाई, क्वेश्चन जब भी देखोगे तो उसका अंग्रेजी ठहर ठहर के पढ़ना, हड़बड़ाना मत। हड़बड़ाओगे पूरा गड़बड़ा जाएगा। आराम आराम से पढ़ो, एक एक सवाल आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। कोई 25 क्वेश्चन तुमसे, ऐसा नहीं कि तुमको बनाना है जाकर 25 का 25 बना लेना है। अगर तुम 15 क्वेश्चन भी बनाओगे तो 15 चौके 60, 6 का 6, 6 दूनी 11, 6 तीन 18, 180 नंबर। 3 सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए नंबर आराम से आ जाता है, टेंशन नहीं। ठीक है, तुम बस आराम से पढ़ना और आराम से बनाना क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। आराम से रीड कीजिए उसको, क्वेश्चन नंबर 16 को पॉज कर लो, रीड कर लो। आगे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एक YDSC सेटअप, जिसमें नॉर्मली अगर यहां पर शीट नहीं डाला जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर बनेगा, बीच में बनेगा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा बीच में बनेगा, लेकिन शीट डालने की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर हो गया है। सेंट्रल मैक्सिमा उसको कहते हैं जिसमें पाथ डिफरेंस 0। पाथ डिफरेंस मतलब S1P और S2P का डिफरेंस क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग बेसिकली पहले फॉर्मूला बता देते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे आया उसको देख लेंगे और वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले सिंपल वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है कि y जो शिफ्ट होता है उसकी वैल्यू होता है μ - 1 × t × कैपिटल D बाई स्मॉल d।
म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। देख लेंगे कहाँ से आया है, वहाँ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए म्यू ना लिख करके यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ तो n माइनस 1 कर देते हैं। y कितना शिफ्ट हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मतलब मेरा जो थिकनेस आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं किस में दिया हुआ है, पूछ भी रहा है हमसे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो y कितना दिया हुआ है 0.2, n माइनस 1 मतलब 0.5, t यही तो निकालना है, कैपिटल D की वैल्यू है 50 और स्मॉल d की वैल्यू है 0.1। पॉइंट हटाया बाई 10, पॉइंट हटाया इंटू 10, पॉइंट हटाया बाई 10, 10 10 चला गया और 5 5 से 25, तो t इज इक्वल टू 2/25 और नीचे में है 0 0 इंटू 100। तो क्या करते हैं कि ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन किस एतबार से -4 में है, तो इसलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 200/25 ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100, नहीं 25 चौके 100, 100 4 गुना 2 8, 8 इंटू 10 टू द पावर -4, 25 4 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला कहाँ से आया है, थोड़ा सा बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। आप जानते हैं कि S1P माइनस S2P इज इक्वल टू 0, S1P माइनस S2P इज इक्वल टू 0, वहीं पर क्या हो जाएगा मेरा सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ये S2P तो सही है लेकिन S1P ये पूरा लेंथ नहीं है, वो इसमें भी ट्रैवल किया है, मतलब S1P कितना ट्रैवल किया है, वो किया है एग्जैक्ट S1P प्लस n-1 इंटू टी। ये इतना म्यू -1 इंटू टी आता है, म्यू n दिया हो तो n-1 इंटू टी एक्स्ट्रा ट्रैवल किया जब भी किसी भी स्लैब के थ्रू जाएगा तब, ये हम लोग पढ़े हैं। माइनस S2P इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं S1P, ये S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n-1 इंटू टी। S2P माइनस S1P कितना होता है tan थीटा, d tan थीटा, d sin थीटा, d tan थीटा, tan थीटा इज y by d, tan थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, ये सब ठीक है एज्यूम कर सकते हैं। तो S2P माइनस S1P होता है dy by d इज इक्वल टू n-1 इंटू टी, यहाँ से y की वैल्यू आती है n-1 इंटू टी इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी, n-1 इंटू टी इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी। इसी को हम लोगों ने यूज़ किया। ये क्या है, शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा, शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। बस ये फॉर्मूला याद रखना था, बाकी वैल्यू पुट करना था, बहुत सिंपल था। चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रीड कर लीजिए, पहले रीड कर लिया। सारा डेटा हमने लिख दिया है, रीड करने के बाद सारा डेटा तुमको समझ में आता होगा। बोल क्या रहा है कि सी से ज्वाइंट तक जाने में इस वेव को लगेगा टाइम t1 और इसको लगेगा t2, और t1 और t2 का रेशियो पूछ रहा है। हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आ जाइए। तो पहले हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, वेव जा रहा है, तो वेव का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो कांस्टेंट स्पीड से जाता है, दैट स्पीड इज गिवन बाय √t/μ। ये फॉर्मूला होता है √t/μ। इसका स्पीड अगर निकालें इसका इसमें, तो मतलब स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू √t डिवाइडेड बाय म्यू। यूनिट देख लें कि हाँ यूनिट न्यूटन है, यहाँ kg पर मीटर चल जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब वैल्यू हो जाएगी -4 ऊपर जाएगा, मतलब √, पूरा लिख देते हैं, काटा कुटी गंदा नहीं करेंगे, √5/2 इंटू 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो 4 10 टू द पावर 3, 4 2 6 3 हो जाएगा। ये स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड। उतनी स्पीड से जा रहा है तो ये डिस्टेंस है 2.5, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, अगर एक्सेलरेशन 0 है तब। तो t1 टाइम की बात की जाए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस है √5 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई लेंथ, गलती कर दिया ना, डिस्टेंस बाई स्पीड L/V है ना, गजब हाल है यार, LA/VA, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 2.5 बाई स्पीड √5 इंटू √2 इंटू 10 टू द पावर 3। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर T1 को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से VB निकाल लेते हैं। VB की बात की जाए अंडर रूट T बाई म्यू, तो अंडर रूट 500 डिवाइडेड बाई म्यू 4 इंटू 10⁻⁻4। ऐसे ही एकदम कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अंडर रूट 5/4 इंटू 10⁻3, 4 6 3 आ गया, ये मीटर पर सेकेंड। T2 टाइम जो लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस बाई स्पीड विच इज LB बाई VB। VB ये आ चुका है, LB कितना है, T2 इज इक्वल टू LB है 1.5 बाई VB। बाई VB कहने का मतलब अंडर रूट 5 अंडर रूट 4 को 2 लिख देना बेहतर रहेगा, लेकिन चल जाएगा, इंटू 10⁻3 लिखा। क्या फाइंड करने बोल रहा है, T1/T2। फिर से एक बार देख लें, T1/T2 ही कह रहा, रेशियो ज्वाइन T1/T2 कह रहा। T1 की वैल्यू कितनी है, T1/T2 इज इक्वल टू, काटाकुटी में गलती नहीं होना चाहिए, 2.5 रूट 2 बाई रूट 5 इंटू 10⁻3 बाई T2, मतलब मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं, रूट 5 इंटू रूट 4 को 2 लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई रूट 5 इंटू 10⁻3, रूट 5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू रूट 4 विच इज 2। बढ़िया से करेंगे, रूट 5 10⁻3 25 रूट 2 बटा 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 30, लेकिन अगर हम काट दें नहीं काटते हैं, 25 रूट 2, इसलिए कि कैलकुलेटिव बहुत सवाल आया है यार। 25 गुना 1.4, 25 गुना 1.4 मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 से पहले, 5 चौके 20 के 0, हाथ में रहा 2 और 4 दूनी 8, तो 10, 1 25 5, 1 दूना 2, तो ये हो जाएगा 5 और 3 और 0, 350 पॉइंट है, तो पॉइंट कर दे 35 आ गया। मतलब ऊपर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35 और नीचे की वैल्यू है 30, मतलब 3.5/3, 3 1 जा 3.3, 28 24 हो रहा है। देखिए आंसर क्या, हाँ 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 2, तो 3 6 18, 1.16, अप्रोक्सीमेटली 1.18 लिख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1.18 जो रेशियो आ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा 1.414 लेंगे तो, ठीक है। तो आ गया मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट। सिर्फ मालूम क्या होना था इसमें मालूम रखना था कि स्पीड जो होता है वो अंडर रूट T बाई म्यू होता है। स्पीड क्या होता है, अंडर रूट T बाई म्यू, एक्सेलरेशन 0 होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आप रीड कर लीजिए, रीड कर लिया। आइए, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, और ये फॉल कर रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। ने लाइट दिया हुआ है, वेव डिस्क्राइब्ड बाय, वही वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, ये वेव डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन दिया हुआ है। हमको बोल रहा है कि मेटल सरफेस पर गिर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है। अब जब आप गौर से देखिएगा तो ये लाइट जो गिर रहा है ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है, ये बाइक्रोमैटिक या डाइक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, वैसे बाई बोलेंगे सही। दो वेव, दो इसके पास फ्रीक्वेंसी है, दो क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा एक ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻15, और दूसरा ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻15। मतलब दो टाइप के फोटॉन्स उस पर गिर रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो F1 कितना हो जाएगा, 2 T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ। ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ, मतलब एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई। एफ क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। मतलब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 3 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 12 इंटू 10⁻15 बाई 2 पाई, ठीक है।
अब दोनों से इजेक्शन होगा कि नहीं, अब हमको निकालना पड़ेगा वैल्यू, वो देखना पड़ेगा, लेकिन दिया है तो दोनों से इजेक्शन होता होगा। हम ऐसा एज्यूम करें कि दोनों से इजेक्शन होता होगा, क्योंकि निकालना ही बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इजेक्शन होगा तभी तो। इजेक्शन तब होता है इलेक्ट्रॉन का जब जो काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो वर्क फंक्शन से बराबर या उससे ज्यादा हो। अब क्योंकि दो फोटोन गिर रहा है तो जो फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। और जिस फोटोन की एनर्जी कम होगी वो कम काइनेटिक एनर्जी देगा। मतलब इस फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि F2 बड़ा है F1 से, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये फंडा यूज करना था, अब सिंपल है। आइंस्टीन का इक्वेशन जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला कि मैक्स इज इक्वल टू HF माइनस फाइव, HF माइनस फाइव। HF कितना, H कितना, H कितना, H कितना, इतना, और फाइव कितना, इतना कर लेते हैं। HF 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, F इंटू 12 इंटू 10 टू पावर 15 बाई 2 पाई। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है या आंसर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो HF किया हमने, ये एनर्जी आई जूल में, क्योंकि इसका यूनिट जूल सेकंड में होता है। तो जो जूल में आई तो उसको अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो 1.6 इंटू माइनस 19 से डिवाइड देना पड़ेगा। माइनस बाय 5, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई को 22/7 लिख करके, ये हो जाएगा 66/10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7 इंटू 1.6, ठीक है, इंटू 10 कर देते हैं। सब लिख लिया, 66/10 लिख लिया, 12 लिख लिया, ऊपर में और कुछ बचा नहीं, 2 लिख लिया, पाई को 22/7 लिख लिया, 1.6 को 10 लिख लिया, इंटू 10 पे पावर 34, 15 और 19 जाएगा, तो ये हो जाएगा -34 इंटू 10 पे पावर 19, 15, 30, 34। ठीक है, तो ये तो अपना खट चला गया, -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको करें तो 22 से 3 बार में 66, 10 चला गया, 2 से 4 से 4 दिया 12, 4 चौका 16 और कुछ नहीं कट रहा, 7 दिया 21, 3 गुना 21/8 -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3 एक कम 3 दूना 6, 63/8 -2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 63 मतलब लगभग 8 माइनस 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 से कम होगा, हाँ ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 है 5.1, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बस याद क्या रखना था, ये बाइक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है और इसके पास 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 फ्रीक्वेंसी 2 वेवलेंथ, वही है ना, 2 फ्रीक्वेंसी है 2 वेवलेंथ है 2 स्पीड है। फ्रीक्वेंसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है, जिसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा एनर्जी, उसकी ज्यादा एनर्जी तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा। और आपको पता था रहना चाहिए था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी HF -5 होता है। देखिए समझिए, नोट डाउन कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पहले रीड कर लो, कर लिया, आ जाओ। परसेंटेज एरर के इक्विवेलेंट कह रहा है और दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है और दोनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, कॉन्सेप्ट यूज होगा कि पैरेलल में अगर हम कंबाइन करते हैं तो K इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। और ध्यान रखिए जब ऐड करते हैं ना तो एरर जो है वो सब्सट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होता है। एरर क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। तो K इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 प्लस माइनस 0.2 प्लस 20 प्लस माइनस 0.3, तो 10 और 20 तो ऐड होगा ही, ये हो जाएगा आपका 30 और उसके बाद प्लस 0.2 प्लस 0.3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 0.5। एरर हमेशा ऐड होता है और आप जानते हैं क्यों एरर हमेशा ऐड होता है, क्योंकि हमको मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है। हमसे पूछ क्या रहा है, परसेंटेज एरर इन K इक्विवेलेंट, तो ये क्या आ गया मेरा K इक्विवेलेंट आ गया। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, ये है बेसिकली डेल्टा K,
डेल्टा के, ये डेल्टा के इक्विवेलेंट कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये के इक्विवेलेंट, डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट इनटू 100 विच इज 0.5 डिवाइडेड बाई 30, 0.5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। वाइडन 0.0005 डिवाइडेड बाई 3, गलती नहीं करना, यहीं पर मैक्सिमम लोग फंस जाएंगे। 5 डिवाइडेड बाई 3 कम 3, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से। 20 बचा, पॉइंट 3 छक्का 18, फिर 20 बचा, फिर 6, मतलब 7%। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। बस एक चीज़ समझ लो कि जब क्वेश्चन बनाओ ना तो हड़बड़ाओगे नहीं, हड़बड़ा जाओगे पूरा मैटर गड़बड़ा जाएगा। हमको ज़्यादा नहीं स्कोर करना, इतना स्कोर करना है कि अपने को NIT फिक्स हो जाए, टॉप जो 2.5 लाख बच्चे हैं उसमें आ जाए, और उसके बाद जे एडवांस देने का मौका मिल जाए और मेरा NIT सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए आपको आराम आराम से बनाना है। पेपर थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, उतारिए, अगला देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रीड कीजिए। कर दिया? अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल है Q जिसको हम लेकर के कहां से कहां जा रहे हैं? A से B लेकर के जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,4,2, 2,2,1, A का और B का, और चार्ज पार्टिकल 10⁻8 कूलम रखा हुआ है ऑरिजिन पर। 1/4πε0 दिया हुआ है, पूछ रहा है कितना वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो स्लोली स्लोली लेके जाएंगे, उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा वरना स्पीड वगैरह दे देता, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमको बेसिकली RA निकालना होगा। किससे? Q1 से A कितनी दूरी पर है और Q2 से B कितनी दूरी पर है। तो फॉर्मूला जानते हैं, √(x² + y² + z², बेसिकली √(x2 - x1) का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर + z2 - z1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ऑरिजिन है 0,0,0 इसलिए r(x² + y² + z²। तो कितना हो जाएगा? RA की अगर बात की जाए तो √, हड़बड़ाएंगे नहीं, 16, 16, 4, 16, 16, 32, 4, 36, 6 मीटर। ठीक है, ये RA हो गया। RB की अगर बात करें तो √, 4, 4, 1, 4, 4, 1, √9 विच इज 3 मीटर। ठीक है, अब हम अगर बात करें वर्क डन की तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज KQ1, या Q1 नहीं, Q पकड़ लेते इसको, KQQ/RB माइनस KQQ/RA। के दिया हुआ 1/4πε0, 9 × 10⁻9। वैल्यू पुट कर लेते हैं भैया, ऐसे ही पहले निकाल लेते हैं। RB और RA पुट करके, RB कितना दिया हुआ है 3 और RA दिया हुआ है, निकाला है 6। तो KQQ/3 माइनस KQQ/6, 2, 1, तो हो जाएगा KQQ/6। अब सारी वैल्यूज पुट कर लो। K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9, कैपिटल Q 10⁻⁻8, Q 2 लेकिन माइक्रो के साथ 10⁻⁻6 और कुछ है डिवाइडेड बाई 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 3 इंटू ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6। ये वॉटन जूल में, और आंसर किस में दिया हुआ? अच्छा, जूल में ही दिया हुआ, तो विच इज 30 इंटू 10⁻⁻6 जूल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आइए रीड कीजिए। बोल रहा है, अ कॉल्यूमिनेटेड बीम ऑफ लाइट diameter 2 mm is propagating along x-axis. The beam is required to be expanded in collimated beam of diameter 40 mm using a system of 2 convex lens. पहला convex lens का फोकल लेंथ दिया हुआ है और दूसरे का फोकल लेंथ डिमांड कर रहा है हमसे। आइए देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं क्या है। कॉलिमेटेड का मतलब क्या होता है? कॉलिमेटेड का मतलब होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट।
कैसा बीम ऑफ लाइट? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो एक है जिसका डायमीटर पहले का दिया हुआ 2 mm, पहले का 2 mm डायमीटर है और दूसरे का डायमीटर दिया हुआ है 14 mm। ये दो ठो मेरा कन्वेक्स लेंस है। यहां से कॉलीमेटेड बीम ऑफ लाइट मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, आकर के क्या करेंगी, यहां पर टकराएंगी कहीं पर, फोकस पे, ऐसी बात है, जो इसका फोकल लेंथ होगा f1, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से ऐसे जाएंगी और जाकर के फिर कॉलीमेट हो जाएंगे, मतलब फिर से पैरेलल हो जाएंगे। लॉजिकली है कि ये अगर f1 है तो ये क्या होना चाहिए, f2 होना चाहिए, इसका फोकल लेंथ होना चाहिए। ये 1 है और ये 2 है, तभी तो फोकस से लाइट आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आके फोकस से मीट करेगी, किसके फोकस पे, इसके फोकस पे। इसके फोकस से अब लाइट आई तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मतलब ये दूरी इसका फोकल लेंथ है और ये दूरी इसका फोकल लेंथ है। इसका डायमीटर d1 है और इसका डायमीटर d2 है। हम नॉर्मली प्रूफ कर लेते हैं कि है क्या। अगर हॉरिजेंटल ड्रॉ करें और ये दूरी को हम d मान लें, विच इज ऑफ कोर्स d1, तो ये एंगल थीटा, नहीं ये d1 नहीं, ये d1/2 हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम ड्रॉ कर लें और ये ड्रॉ कर लें तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये दूरी क्या हो जाएगी, d2/2। इसको हम एकदम यहाँ पर लेकर के चले आ रहे हैं, इंड में लेकर के चले आ रहे हैं, तो d2/2 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि tan θ1 इज इक्वल टू d1/2 f1 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। सिमिलरली यहाँ पर भी θ1 क्या, tan θ इज इक्वल टू d2/2 f2। अब ये दोनों tan θ बराबर है, तो इन दोनों के एतबार से हम लोग कह सकते हैं कि d1/2 f1 इज इक्वल टू d2/2 f2। 2 कैंसिल आउट। d1 कितना दिया हुआ है, 2 mm, उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, f1 है ना, f1, हाँ 2 f1 40। d2 कितना दिया हुआ है 14 और f2 कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, वही निकालना आपने, इसका फोकल लेंथ। तो 2 7 14, नहीं 2 दूनी 4 0, इधर 7 से काट सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं। f2 इज इक्वल टू 14 इंटू 20, 280 mm। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज मालूम रहना था, कॉलीमेटेड का मतलब है पैरेलल, और दूसरा चीज ये मालूम रहना था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगी तो वो फोकस से मिलेंगी और जो फोकस से जाएंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। बाकी तो बेसिक ज्योमेट्री था। ये जाहिर सी बात है, ये हमने एकदम यहां पर लिया है, ये वाला लिया है, तो ये वाला लेंगे तो ये भी जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 10 मोल ऑक्सीजन है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किया गया 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पर। सीपी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है हमसे, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है F/2 NR डेल्टा टी। इंपॉर्टेंट यह है कि डेल्टा यू डिपेंड नहीं करता है कि किस प्रोसेस से लेकर के जाया गया है, कोई भी प्रोसेस हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा F/2 NR डेल्टा टी होगा। ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये स्टेट फंक्शन है। चाहे आइसोथर्मल हो, आइसोकार्बोनिक हो, एडियाबैटिक हो, आइसोबारिक हो, कोई भी प्रोसेस हो, पॉलीट्रॉपिक हो, ये F/2 NR डेल्टा टी ही होगा। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो 5/2, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10, R कितना है 2, डेल्टा टी कितना है 40 - 30 10, 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 500 कैलोरी। सर सीपी तो यूज ही में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया ऐसे, अपने को यही यूज करके आ जा रहा है। आंसर क्या है, कैलोरी में, तो क्या आंसर हो जाएगा 500 कैलोरी। न्यूमेरिकल है तो 500 आप मार देंगे, ठीक है। आइए उतारिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रीड कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है ये हमारा एक सर्किट है, इस सर्किट में कितना हीट रिलीज्ड होगा, ये भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया 1 ओम, ये भी दिया हुआ है 1 ओम। इसमें बोल रहा है कितना मेरा हीट जो है वो रिलीज होगा, लेकिन किसके अक्रॉस, वो अक्रॉस ए बी के अक्रॉस कितना हीट रिलीज होगा, कितनी देर में, 1 मिनट में। तो हम लॉजिक क्या लगाया जाए, आर इक्विवेलेंट निकाला जाए।
1 इंटू 4 और 2 इंटू 2 बराबर है, तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। उसके साथ साथ जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम। तो ये अगर बैलेंस्ड हो गया तो ये सीरीज और फिर पैरेलल सिस्टम, मतलब क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 2 और 1 3, और इधर क्या बन जाएगा 4 और 2 6। मतलब ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, 18/9 आ जाएगा 2 ओम। ये इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट हुआ। पूरे सर्किट में आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट सर्किट में है 3 ओम। करंट कितना बह रहा है सर्किट में, मान लीजिए करंट बह रहा है आई, सर्किट में कैपिटल आई लिख देते हैं। ये जो करंट बह रहा है वो क्या होगा, V बाई आर, तो 9 बाई कौन सा आर, नेट आर इक्विवेलेंट। ये तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी आया, ये आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी आया। ऐसा इसलिए लिख करके रख दिए हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, अक्रॉस ए बी पूछ रहा है हीट कितना रिलीज हुआ है। करंट आ गया आई इक्वल टू V बाई आर, 3 एम्पेयर, ये मेरा करंट आ गया। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर करंट कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर टी, अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन हो जाता है। 9/10 का फॉर्मूला है। आई कितना है 3 एम्पियर, मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 एम्पियर ही ए बी में जाएगा। आर कितना है, कौन सा आर, ए बी के अक्रॉस आर 2, टाइम कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 9 इंटू 2 इंटू 60, अब 9 इंटू 120, 0 9 दिन 18 के 8, हाथ में 1 9 कम 1 10, 1080 जूल। देखें आंसर जूल में पूछ रहा है कि कैलोरी में पूछ रहा है, जूल में पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए 1080। ठीक है, उतारिए, देखेंगे अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, रीड कर लीजिए, कर लिए। आइए, 2 रॉड्स है, एक ये नीचे में और एक ऊपर में, दोनों रॉड सेम रॉड है, मास m और लेंथ l का। P पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है इतना, बोल रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी। एक और चीज़ दिया हुआ कि m kg में है और l मीटर में है। इंपॉर्टेंट चीज़ हमको 2 चीज़ पता होनी चाहिए। पहला पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, दूसरा पता होना चाहिए आपको कि आप इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके चीज़ें निकाल सकते हैं। और अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, और वो तो याद रहना ही पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, इसके अबाउट मिडिल पॉइंट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड ml²/12, इसके अबाउट ml²/3। ठीक, सबसे मेजर चीज़ जो है वो आपको है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, इसको रॉड 1 मान लेते हैं और इसको रॉड 2 मान लेते हैं। अगर रॉड 1 को ले और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले इस पॉइंट P के अबाउट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है रॉड का, इसके अबाउट है ml²/12, और ये पूरी दूरी कितनी है L है, L ठीक है, ये वाला L है, फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर हम उसको I1 मान ले तो I1 की वैल्यू हो जाएगी I सेंटर ऑफ मास I कॉम ml²/12 प्लस md² प्लस ml², m कैपिटल है, ये कितना हो जाएगा 13 ml²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया फर्स्ट रॉड का। दूसरा रॉड जो है वो ये वाला है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ml²/12, इसके अबाउट ml²/3। तो ये जो पॉइंट P है इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, उसको I2 कह दें, तो वो क्या हो जाएगा ml²/3। ठीक, अब क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है तो आप दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2, गड़बड़ाएंगे नहीं, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। कितना I1 कितना है 13 ml²/12 प्लस ml²/3, नीचे 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 12 4 13 17 ml²/12। अब इसको इससे कंपेयर कर ले, ml²/12 है, x है, x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 17 होनी चाहिए, और वही आंसर। बेसिक सा चीज़ लग रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम मालूम होना चाहिए, आई सेंटर आई अबाउट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ये मालूम होना चाहिए। है क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इजी, रीड कीजिए एक बार, कर लिया रीड। आई देखिए ट्यूब लेंथ दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, मतलब हमको L दिया हुआ है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ही दिया है ना, एक बार रीड कर ले हम लोग। हाँ माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल रहा है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इमेज कहाँ बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए डी पर। कहाँ बनना चाहिए, डी पर बनना चाहिए। डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, जो डी की वैल्यू जो है वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो माइक्रोस्कोप का होगा, मैग्निफिकेशन वो होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है L बाई FO। मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा, D बाई FE। सारा डेटा गिवन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी। L दिया हुआ 32 और FO है 2 और D है सब सेम यूनिट है ना, सब सेम यूनिट। D है आपका 25 और FE है 4, 4 दूनी 8 चौका 32, 25 चौका 100, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 100 हो गया। न्यूमेरिकल था, 100 होना चाहिए। देख लीजिएगा मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 21 जनवरी 2026 मॉर्निंग शिफ्ट का। इसके बाद हम लोग एक एक पेपर करके डिस्कशन करेंगे। जब आप लोग सारे पेपर्स को बना लीजिएगा जेईई मेंस जनवरी शिफ्ट की, तो अप्रैल शिफ्ट में बहुत आसान हो जाएगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जेईई मेंस का इस बार मोटो कैसा रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा है, फॉर्मूला थोड़ा याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं रहना चाहिए। कंसेप्चुअल थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, बिना कंसेप्चुअल स्ट्रांग हुए क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि 80 नंबर स्कोर करना मिनिमल कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कोई भी बच्चा एनीवन कैन स्कोर अबव 80% इन फिजिक्स। बाकी तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से नंबर लेकर के आइए, चलिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।